हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और त्योहार बहुत अच्छी तरीके से आप सभी ने मनाया होगा। मेरा नाम समता शुक्ला है। जैसा कि आप सभी जानते हैं बच्चों की क्लास 11th में बहुत टाइम के बाद आपको ये क्लास मिली है बायो की, जिसमें आपका सेल चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है ना। तो इसका इम्पोर्टेंट पार्ट इस वाले यूनिट का आपका सेल साइकिल और सेल डिवीजन है, जिसको आज हम स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर में आपको कोशिका के बारे में, क्योंकि आपका ये बायो का इसके बाद आपका 12th क्लास है ना, तो 11th क्लास में आपका सेल टॉपिक था, सेल पूरा चैप्टर था। कोशिका के बारे में आप कक्षा 7 से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं, है ना। क्लास 7th में आपने कोशिका के बारे में पढ़ा, क्लास 8th में भी आपने कोशिका के बारे में पढ़ा, क्लास 9th में भी आपने कोशिका के बारे में पढ़ा, और 10th को गैप कर दीजिए तो क्लास 11th में भी बहुत ब्रीफ में आपका इसका पिछला वाला जो चैप्टर था वो कोशिका के बारे में ही था कि कोशिका किसे कहते हैं, कोशिका की संरचना कैसी है, कोशिका के अलग अलग कंपोनेंट्स क्या हैं, सारा आपको ऑल अबाउट सेल आपको कराया गया। अब क्लास 11th में ही आपको पढ़ाया जाएगा सेल साइकिल और सेल डिवीजन, यानी कि कोशिका चक्र एवं कोशिका विभाजन। चैप्टर का नाम क्या है आपका? कोशिका चक्र एवं कोशिका विभाजन। क्या है चैप्टर का नाम बच्चों? कोशिका चक्र कोशिका चक्र एवं कोशिका विभाजन। क्या है चैप्टर का नाम? कोशिका चक्र एवं कोशिका विभाजन। देखो ये जो चैप्टर है बच्चों, इसमें हम बिना इधर उधर गए, बिना फालतू की कोई भी भूमिका बांधे सीधा हम टॉपिक पर आएंगे। कोशिका चक्र एवं कोशिका विभाजन ये आपको 11th में एक अच्छा सा चैप्टर है। तो ये क्या है, जैसे कोशिका विभाजन और कोशिका चक्र आपका फर्स्ट टाइम आपके सिलेबस में आया, मतलब 11th में इसको आपको ये बीएससी में भी बताया जाएगा, आपको ये उससे बड़ी क्लासेस में भी करवाया जाएगा, है ना। तो कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन में आपको क्या पढ़ना है? पहली चीज तो अलग अलग कोशिकाएं अपना जीवन चक्र कैसे कंप्लीट करती हैं वो आपको देखना है, और हर एक कोशिका क्या करती है? विभाजित होती है। एक कोशिका से दो नई कोशिकाएं बन जाती हैं। तो कोशिका किस तरह से विभाजन होता है, उसके अंदर अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं में अलग अलग प्रकार का विभाजन होता है, उसके बारे में पूरा आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। तो सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा कि हम सूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन यानी कि मियोसिस और माइटोसिस के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। तो बिना देरी किए हुए हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम एक क्विक रिव्यू करेंगे। व्हाट इज सेल, यानी कि कोशिका क्या है। हाँ, कोशिका क्या है सभी बच्चे जानते हैं। सेल्स आर द बेसिक यूनिट्स ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स, है ना। ये लाइन को जस्टिफाई करने की मुझे कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आपको कई सेशंस में बताया जा चुका है और आप क्लास 7 से ही इसको कर रहे हैं। सेल्स आर द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स, है ना। कोशिका के बिना किसी भी जीव की संरचना संभव नहीं है और किसी भी जीव में होने वाले जैविक प्रक्रम भी पॉसिबल नहीं है। तो वो क्या है? बेसिक यूनिट है, यानी कि मूलभूत इकाई है। तो सेल्स आर द बेसिक यूनिट्स ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स, यानी कि सजीवों की मूलभूत इकाई, सजीवों की मूलभूत इकाई।
इसमें देखो हर लाइन जो है वो बहुत सोच विचार करके लिखी गई है ना, जस्टिफाइड है ऑलरेडी, आपको पहले मैं करा चुकी हूँ। इसमें भी अगर कोई कंफ्यूजन होती है, आपको किसी भी लाइन में कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो यू हैव ऑप्शंस, आप चैट के माध्यम से, हैंड रेज के माध्यम से क्वेश्चन पुट ऑन कर सकते हैं अपना। सेल्स मेक अप बोन्स, मसल, स्किन एंड ब्लड, यानी कि हमारा पूरा शरीर कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ है। तो हमारे पूरे शरीर में हड्डियां हैं, मांसपेशियां हैं, हमारी त्वचा है, हमारा ब्लड है, हमारा खून है, तो सब कुछ कोशिकाओं से ही बना हुआ है। हमारे बाल भी कोशिकाओं के बने हैं, हमारे नेल्स भी कोशिकाओं के बने हैं, यानी कि जो भी आप इमेजिन कर लें अपने शरीर के बारे में, सब कुछ, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ मसल्स, स्किन, ब्लड एंड एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ सेल्स, कोशिकाओं से ही बना हुआ है। तो ये लाइन आपकी जस्टिफाई हो गई। सेल्स मेक अप लीव्स, रूट्स, स्टेम्स एंड फ्लावर्स, है ना, ये बात हो गई जंतुओं की, एनिमल्स की, और ये बात हो गई आपकी वनस्पतियों की, वनस्पतियों की बात हो गई, यानी कि ये आपका प्लांट्स की बात हो गई और ये एनिमल्स की बात हो गई। अब दोनों ही चीजों में ये एकदम ठीक है। As the organism grows, the cell must reproduce, है ना। अब 11th क्लास में है तो बहुत ज्यादा हम डीप में इन छोटे छोटे लाइंस में नहीं जाएंगे। As the organism grow, यानी हर जीव जैसे जैसे वृद्धि करता है, सेल्स क्या करती हैं, रिप्रोड्यूस, है ना। रिप्रोड्यूस का मतलब हर जगह प्रजनन से नहीं होता, है ना। रिप्रोड्यूस का मतलब हर जगह प्रजनन शब्द से नहीं होता है। तो रिप्रोड्यूस के इस कॉन्टेक्स्ट को आप प्रजनन वाले, रिप्रोडक्शन वाले कॉन्टेक्स्ट में नहीं ले जाएंगे। रिप्रोड्यूस का एक्चुअल मीनिंग होता है री प्लस प्रोड्यूस, है ना। और यही एग्जैक्ट मीनिंग है जो आपको हर जगह पर अप्लाई करनी है। री प्लस प्रोड्यूस मतलब कोई भी चीज का दोबारा दोबारा से निर्माण होना, है ना, पुनर्निर्माण होना, पुनर्निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, रिप्रोडक्शन। आज तक आपको ये परिभाषा रिप्रोडक्शन की किसी ने भी नहीं बताई होगी कि किसी भी कोशिका के बार बार निर्माण होने की प्रक्रिया या पुनर्निर्माण की प्रक्रिया या रिप्रोड्यूस होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, रिप्रोडक्शन कहलाती है। यदि मनुष्यों में रिप्रोडक्शन हो रहा है तो मतलब मनुष्य के जैसा दूसरा मनुष्य निर्माण हो रहा है। अगर कोशिका में वही चीज हो रही है तो कोशिका अपने जैसी नई कोशिका का निर्माण कर रही है। पेड़ पौधों में हो रही है तो अपने जैसे पेड़ पौधों का निर्माण कर रहे हैं हर पेड़ पौधे। अगर किसी भी जंतु की बात कर ले हम, तो हर एक स्पीसीज में रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है, यानी कि अपने जैसे जीव, अपने जैसे संतति उत्पन्न करने की क्षमता को हम रिप्रोडक्शन की पावर कहते हैं। लेकिन इसको समझने के लिए आपको पॉजिटिव वे में जाके सोचना है। तो री प्लस प्रोड्यूस, अगर इस शब्द को हम तोड़ दें बीच से, यहां से तोड़ दें, री प्लस प्रोड्यूस मतलब जहां पे सेल्स की बात हो रही है, कोशिकाएं जब अपने आप को रिप्रोड्यूस करती हैं, मतलब बार बार नई कोशिकाओं का निर्माण होता है, तो वो कब होता है, जब एक ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है, यानी जब एक जीव वृद्धि करता है तो उसके अंदर रिप्रोड्यूस होती है कोशिकाएं। यहाँ पे पॉइंट समझ में आ गया सभी बच्चों को। अब हम आगे बढ़ेंगे। सेल, है ना, सेल के बारे में सबको पता है। सेल्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और ये लाइन जो है वो रटी रटाई है ना। ये लाइन हर एक बच्चे को पता है, एक यूनिवर्सल ट्रुथ है ये, है ना, सार्वभौमिक सत्य है ये कि सेल्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि कोशिकाएं जो हैं वो हर एक सजीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। क्लियर है सभी बच्चों को।
दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, संख्याओं के आधार पर दो प्रकार के जीव पाए जाते हैं। एक तो है आपके एक कोशिकीय यानी कि यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर मतलब बहुकोशिकीय, बहुकोशिकीय का मतलब मल्टी सेलुलर, है ना। अब ये क्या है, संख्या के आधार पर, क्या है, संख्या के आधार पर दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। वैसे तो आपको इस चैप्टर में सेल साइकिल और सेल डिवीजन यानी बेसिक जो है वो आपको कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन के बारे में पढ़ना है, लेकिन चूंकि हम किसी भी कठिन चीज को जब करते हैं बच्चों तो बेस से स्टार्ट करेंगे। आपको सरल से कठिन की ओर जाना है ताकि आपको कोई भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं फेस करना पड़े। जो बच्चों को पहले से बिल्कुल ही कोशिका के बारे में नहीं आता है वो भी इस चैप्टर को देख करके अच्छे से समझ सकते हैं। फंक्शंस ऑफ सेल यानी कोशिका के कार्य क्या है, कोशिका के कार्य क्या है, कोशिका के कार्य क्या है, मेन आपको कार्य देखने। न्यूट्रिएंट्स टू एनर्जी यानी कि कोशिकाएं जो हैं क्या करती हैं, न्यूट्रिएंट्स को एनर्जी में बदल देती हैं। कोशिकाएं क्या करती हैं, न्यूट्रिएंट्स को एनर्जी में बदल देती हैं। अब इसमें सभी बच्चों को ये पता होना चाहिए कि न्यूट्रिएंट्स को एनर्जी में बदलने के लिए जो प्रक्रिया हमारे शरीर में होती है उसका नाम है श्वसन। और ये श्वसन की प्रक्रिया में आप सभी को पता है कि हमारे द्वारा या हर जीव के द्वारा जो भी भोजन ग्रहण किया जाता है उस भोजन में मौजूद न्यूट्रिएंट यानी पोषक तत्व में मौजूद जो ग्लूकोज है वो हर एक कोशिका में पहुंचने वाली ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीडाइज होता है। ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है और एनर्जी रिलीज होती है ना। ये तो आपका साइंटिफिक लैंग्वेज हो गई। अभी इसको एकदम साधारण भाषा में अगर हम बोलें तो आप हमेशा महसूस करते होंगे, आप सभी ने महसूस किया है और आप कर भी सकते हैं अभी तुरंत। जब भी आपने आराम से खाना खाया है, आपने खाना खाया हुआ है और जब आप अपनी जितनी लंबी जितनी गहरी सांस आपकी होती है उतना ही ज्यादा आप एनर्जेटिक फील करते हैं। क्या ये सभी बच्चे ट्राई करके देख सकते हैं कि जब भी आपने जल्दी जल्दी सांस ली होगी तब आपको एनर्जी नहीं फील हुई होगी। आप रिलैक्स होके जब भी आपने डीप ब्रेथ लिया होगा तो आपको एनर्जी ज्यादा फील हुई होगी। क्यों? क्योंकि जब आपने डीप ब्रेथ लिया उस टाइम पे आपने ज्यादा ऑक्सीजन अपने शरीर के अंदर इनहेल कर ली और हर एक कोशिका तक भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन पहुंची और उसमें मौजूद जो ग्लूकोज था वो कंप्लीट क्या हो गया, ब्रेक डाउन हो गया ग्लूकोज का। और कंप्लीट ब्रेक डाउन होने के बाद बहुत सारा प्लेंटी ऑफ एनर्जी रिलीज हुई और जो आपने महसूस किया है ना। तो न्यूट्रिएंट्स टू एनर्जी यानी पोषक तत्वों को ऊर्जा में बदलने का काम कहाँ पे होता है, कोशिका में। तो ये भी कोशिका का एक मुख्य कार्य हो गया। Each cell having its own set of instruction, ये थोड़ा सा डिफरेंट है जो आपको समझने में थोड़ा सा मुश्किल होगा। क्या? जैसे हर एक कोशिका का निर्देशों का अलग सेट होता है। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे आपका हार्ट है ना, तो हार्ट में जो कार्डियक मसल्स मौजूद होती हैं उसको समझने के लिए हम एग्जाम्पल लेंगे, फटाक से एग्जाम्पल से ही हम क्लियर कर पाएंगे। हार्ट में मौजूद होती हैं कार्डियक मसल्स यानी हमारी हृदय की पेशियां। अब हार्ट में जो कार्डियक मसल्स मौजूद हैं उनके अंदर जो सेल्स मौजूद हैं वो सेल्स हमारी मसल्स, नॉर्मल मसल्स का कोई भी इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करेंगी। दैट्स इट। यही कहने का मतलब है कि हृदय की पेशियों को कंट्रोल करने के लिए सबके लिए अलग अलग सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है। जैसे मैं केवल अपने मम्मी पापा का ही कहना मानूंगी, मैं बगल वाले के मम्मी पापा का या पड़ोसी का या रिश्तेदार का या शहर में हर कोई बहुत सारे मम्मी पापा हैं
तो मैं केवल अपने मम्मी पापा का ही कहना मानूंगी, मैं अपने पूरे शहर का कहना नहीं मानूंगी, है ना। क्लियर, समझ में आ गया। ईच सेल हैविंग इट्स ओन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी कि उसका निर्देशों का अलग सेट है हर एक कोशिका के लिए। इस वाले पेज में अगर कोई भी क्लियर नहीं है, किसी भी पॉइंट में कोई कंफ्यूजन है, तो आप चैट के माध्यम से पूछेंगे आगे। अब हम आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट देखते हैं। सेल्स दो प्रकार की होती हैं। सेल्स जो हैं वो दो प्रकार की होती हैं। हम सेल साइकिल और सेल डिवीजन पे आएंगे, उसके पहले बेसिस क्लियर होने जरूरी हैं। जो आपकी मूल बात है वो क्लियर होना जरूरी है। मैंने आपको बताया सेल्स जो हैं, सेल्स आर द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि कोशिकाएं जीवन की मूलभूत इकाई हैं, संरचनात्मक तौर पर भी और क्रियात्मक तौर पर भी। यानी कि किसी भी जीव का निर्माण संभव नहीं है कोशिका के बिना, और किसी भी जीव के निर्माण होने के बाद उसके अंदर किसी भी प्रक्रिया का होना भी संभव नहीं है कोशिका के बिना। इसलिए वो फंक्शनल यूनिट भी है और स्ट्रक्चरल यूनिट भी है। कोशिकाओं की संख्या के आधार पे दो प्रकार के जीव होते हैं, यूनिसेलुलर यानी एक कोशिकीय और मल्टीसेलुलर यानी कि बहुकोशिकीय। लेकिन कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? तो होती हैं कोशिकाएं बच्चों, आप सभी को पता है, छोटी क्लास में आपने पढ़ा है 9th में ही, दो प्रकार की, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। वो बहुत ही बेसिक बात है, वो स्लाइड में इसलिए मैंने लिखा नहीं है, लेकिन आपको आपकी जानकारी के लिए बताऊंगी। प्रोकैरियोटिक का मतलब ऐसी कोशिकाएं जिनका न्यूक्लियस पूर्ण रूप से विकसित नहीं है, यानी कि कोशिका झिल्ली वाले कोशिकांग उसमें मौजूद नहीं है। विदाउट कोशिका झिल्ली कोशिकांग जो हैं वो मौजूद हैं। यूकैरियोटिक का मतलब ऐसी कोशिकाएं जिनका न्यूक्लियस पूर्ण रूप से विकसित है। अब इसको देखो, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक के लिए वैसे मैंने 9th में बहुत ब्रीफ में बताया है सभी बच्चों को। कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, कैरियन का मतलब होता है केंद्रक, है ना। तो जब हम प्रोकैरियन या प्रोकैरियोटिक की बात करते हैं, मतलब आद्य प्रकार का केंद्रक, यानी ऐसा केंद्रक जो पूर्ण रूप से विकसित नहीं है। यूकैरियोटिक का मतलब ऐसा केंद्रक जो पूर्ण रूप से विकसित है। मतलब दोनों को हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक है जिसमें जो पैकेट बंद नहीं है और दूसरा है जो पैकेट बंद है। तो यूकैरियोटिक सेल डिवीजन के बारे में आपको पढ़ना है। देखो, प्रोकैरियोटिक जो है वो बहुत शुरुआती दौर पे, मतलब पहले जो आपका कोशिकाएं बनी होंगी वो होंगी प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में केंद्रक जो है वो विकसित नहीं है, उस पर केंद्रक झिल्ली मौजूद नहीं है। विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, अगर न्यूक्लियस मौजूद है तो वो, वैसे तो वो केंद्रक कहलाएगा ही नहीं, है ना। ये क्वेश्चन आपके लिए है कि यदि केंद्रक झिल्ली युक्त नहीं है तो उस केंद्रक को हम क्या कहेंगे? जिसे मैं केंद्रक कह रही हूँ वो केंद्रक एक्चुअल में है ही नहीं, तो उसका नाम क्या है? आपको अगर थोड़ा सा रिकॉल करेंगे तो याद आएगा बच्चों कि मैंने आपको बताया था कि वो पार्ट जिसमें केंद्रक झिल्ली मौजूद नहीं है और जेनेटिक मटेरियल यानी कि आनुवंशिक पदार्थ मौजूद है प्रोकैरियोटिक सेल में, उसको हम केंद्रक की जगह पे न्यूक्लियोइड कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड कहते हैं। अब हम बात करेंगे यूकैरियोट्स मस्ट डिवाइड देयर न्यूक्लियस। यूकैरियोट्स क्या होते हैं? केंद्रक में विभाजन जरूर करते हैं। अदर ऑर्गेनेल्स सच एज माइटोकॉन्ड्रिया इन प्रिपरेशन फॉर सेल डिवीजन, माइटोसिस और मियोसिस। यानी कि कितने प्रकार का कोशिका विभाजन होता है? दो प्रकार का। नंबर 1 इज माइटोसिस, नंबर 2 इज मियोसिस। क्या हो गया आपका? अर्धसूत्री विभाजन और समसूत्री विभाजन। क्या हो गया? समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। आधा अर्धसूत्री विभाजन और समसूत्री विभाजन। पहले देखो, बिल्कुल भी हौच पौच नहीं करेंगे, है ना। शब्दों को बहुत ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? फर्स्ट यू लिसन द वर्ड, देन यू थिंक। पहले आप किसी भी शब्द को सुनेंगे ध्यान से,
और सुनेंगे तो एक शब्द जो है, जो एक जीव विज्ञान ही एक ऐसा सब्जेक्ट है, या मैं हर सब्जेक्ट की भी बात कर लूं तो हर सब्जेक्ट में क्या होता है, शब्द जिसको हम कहते हैं कि टिपिकल वर्ड्स, कठिन शब्द जो होते हैं, जब भी आप उस शब्द पर ध्यान देते हैं तो आपको उस शब्द का 50% लॉजिक समझ में आ जाता है ना। तो माइटोसिस और मियोसिस को हम हिंदी में कहते हैं, दो प्रकार का विभाजन होता है, एक होता है समसूत्री, दूसरा होता है आपका अर्धसूत्री, है ना। कैसा, समसूत्री और दूसरा अर्धसूत्री। तो पहले इस बात पर ध्यान देंगे कि समसूत्री और अर्धसूत्री क्या है। देखो, जो न्यूक्लियस है वो पहले डिवाइड होने के पहले उसमें क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल जो है वो बढ़ जाता है। देखो, अगर मैं आपको ये बोलूं कि कोशिका विभाजित होती है, तो अगर उसके अंदर का आनुवांशिक पदार्थ बढ़ नहीं रहा, तब तो कोशिका विभाजित होते होते एक दिन खत्म हो जाएगी। आप 10 का 20, 20 का 40, 40 का 80 ऐसे होता तो है, लेकिन अगर वो अपनी मात्रा को बढ़ा नहीं रहा है तो एक टाइम के बाद तो जेनेटिक मटेरियल फिनिश हो जाएगा, है ना। इसका मतलब ये है कि आनुवांशिक पदार्थ अपने आप को डुप्लीकेट बनाता है, रेप्लिकेट करता है। मतलब हम ये कह सकते हैं जस्ट फोटोकॉपी होता है। क्या होता है, जस्ट फोटोकॉपी होता है। तो फोटोकॉपी में क्या होता है बच्चों, एक पेज पे जो कुछ भी छपा हुआ है, थोड़े ब्लैक कलर की इंक एक्स्ट्रा के साथ या कहीं कहीं मिसिंग ब्लैक कलर के साथ फोटोकॉपीज बनते हैं कि नहीं बनते हैं। एक पेज का फोटोकॉपी जो है, अगर अच्छा फोटोकॉपी बना है तो एज इट इज फोटोकॉपी में आ जाएगा। अगर कहीं इंक में कुछ कमी है तो कहीं एक्स्ट्रा इंक लग जाएगी या कहीं मिस भी हो सकती है। लेकिन कमोबेश होती स्थिति क्या है, एक ओरिजिनल पेपर की फोटोकॉपी। तो जितनी फोटोकॉपीज बनेंगी वो एक जैसी बनेंगी, तो उसमें जो कंटेंट लिखा हुआ है वो लगभग लगभग एक समान ही होगा, यानी कि क्या होगा, डुप्लीकेट होगा। इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं, फोटोकॉपी बोलते हैं। तो यहाँ पे सेल्स में डुप्लीकेट सेल बनने का मतलब ये है कि कोशिकाओं की फोटोकॉपी हो रही है, और उसमें जो मुख्य चीज है, किसी भी कोशिका का मुख्य चीज क्या है बच्चों, किसी भी कोशिका का मुख्य पार्ट उसका जेनेटिक मटेरियल है, यानी कि आनुवांशिक पदार्थ है। तो जो आनुवांशिक पदार्थ है वो क्या करता है, रेप्लिकेट करता है अपने आप को, यानी कि अपने आप को विभाजित करता है और अपनी संख्या, आनुवांशिक पदार्थ पहले बढ़ता है फिर विभाजित होता है ना। तो सभी ऑर्गेनिज्म, अब इसके बाद आपको जो पॉइंट आपको इम्पोर्टेंट लगेगा वो पॉइंट आपको नोट करना है ना। मेरी आवाज को सुन के, सभी बच्चों के लिए इंस्ट्रक्शन है, मेरी आवाज को सुन के जो भी पॉइंट आपको इम्पोर्टेंट लगता है या आपको ऐसा लगता है कि ये पॉइंट आप मिस कर जाएंगे, आपको याद नहीं रह जाएगा और एग्जाम में लिखना इम्पोर्टेंट है, वो पॉइंट आप नोट कर लेंगे अपनी तरफ से। सभी ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो या कितना ही छोटा क्यों ना हो, जो शुरुआत है जीवन की वो एक सिंगल सेल से होती है ना। एक सिंगल सेल से ही शुरुआत होती है। अगर एक कोशिकीय जीव, हम बहुत छोटे अमीबा की बात करते हैं, उसका भी जीवन एक कोशिका से ही शुरू होता है, यानी कि उस एक कोशिका से कम कुछ भी ऐसा नहीं है जिसपे जीवन पनप सकता है। हम क्यों कहते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कोशिका ही है, क्योंकि अगर हमें कि सिंगल माइटोकॉन्ड्रिया मिल जाए तो जीवन पनप सकता है क्या, किसी एक ही माइटोकॉन्ड्रिया से क्या जीवन बन सकता है, क्या पॉसिबल नहीं है। क्या केवल केंद्रक से कोई जीवन बन सकता है, क्या पॉसिबल नहीं है। यानी कि पूरा का पूरा एक सेल होना जरूरी है, तभी जीवन उस पर निर्माण हो सकता है। तो सभी ऑर्गेनिज्म, चाहे वो कितना भी बड़ा हो या कितना भी छोटा हो, लाइफ की शुरुआत जो है वो सिंगल सेल से करते हैं, पॉइंट नंबर 1।
अब आप आश्चर्यचकित होंगे कि कैसे एक सिंगल सेल से इतने बड़े ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है ना। एक मैं आपको बोल रही हूँ कि जीवन की शुरुआत एक सिंगल सेल से यानी एक अकेली कोशिका से होता है। तो एक अकेली कोशिका से जीवन की शुरुआत होती है, तो इतना बड़ा जीव कैसे बनता है, इतना बड़ा बेबी कैसे बनता है, इतना बड़ा शेर, इतना बड़ा हाथी, इतना बड़ा आम का पेड़, ये सब कैसे बनता है अगर एक ही कोशिका से जीव का निर्माण होता है। तो कुछ ना कुछ ऐसा है जो घटित हो रहा है उस कोशिका के अंदर, जो एक कोशिका से बहुत सारी कोशिकाएं बना रहा है या कोशिकाओं को जन्म दे रहा है। तो ग्रोथ जो और रिप्रोडक्शन यानी कि वृद्धि और अपने आप को रिप्लिकेट करने की क्षमता, ये दोनों जो है ये सभी सेल्स की ही नहीं बल्कि हर सजीव की विशेषता है ना। मैंने आपको बताया कि सजीव और निर्जीव बहुत छोटे क्लास के लेवल की बात हो जाएगी, लेकिन फिर भी आपको ये बताया गया था कि सजीव जो हैं वो क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं और रिप्रोडक्शन करते हैं। तो सभी सेल्स दो पार्ट्स में डिवाइड होकर के रिप्रोडक्शन करती हैं। सिंपली कैसे, ये आपका एक सेल है और ये कन्वर्ट हो गया दो सेल में। देखने में बहुत इजी है, लेकिन इतना इजी एक्चुअल में ये नहीं होता, क्योंकि आपको अब पढ़ना है तो इजी नहीं लगेगा, देखने में बहुत आसान है ना। तो सभी सेल्स दो पार्ट्स में डिवाइड होकर के रिप्रोडक्शन करती हैं, जिसमें हर एक पेरेंट सेल डिवाइड होकर के दो नई डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन करती है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये है पेरेंटल सेल, पीसी बोल सकते हैं, और ये है डॉटर सेल जिसे हम डीसी या डॉटर सेल्स बोल सकते हैं। ठीक है, ये जो न्यूली फॉर्म्ड सेल्स होती हैं ये ग्रोथ और डिवीजन खुद से कर सकती हैं, मतलब इनके अंदर भी ये क्षमता है कि ये भी बड़े होकर के नई सेल्स का निर्माण करेंगी। वो छोटी सेल्स फिर बिल्कुल वैसा ही जैसे हमारे माता पिता ने हमें जन्म दिया, हम अपने बच्चों को जन्म देंगे, और अगली पीढ़ी में जब हम बुजुर्ग होंगे, दादा दादी बनेंगे, तो हमारे बच्चे अपनी अगली पीढ़ी को जन्म दे चुके होंगे। तो क्या है, एक कोशिका ने दूसरी कोशिका को, दूसरी कोशिका ने फिर नई कोशिका को, और हर एक कोशिका ने दो नई कोशिकाओं को जन्म दिया। ठीक, सिंगल पेरेंट सेल और इसकी प्रोजेनी जो है वो एक ग्रोथ और डिवीजन के बाद एक नई सेल पॉपुलेशन का फॉर्मेशन करती है, और इस तरह से ग्रोथ और डिवीजन की कई साइकिल्स के बाद, मतलब एक बार में तो ये होता नहीं पॉसिबल, एक कोशिका से दो ही कोशिका बन सकती, मतलब एक कोशिका से 1,00,000 कोशिका एक साथ नहीं बन सकती। तो कई साइकिल्स के बाद, ग्रोथ और डिवीजन की कई साइकिल्स के बाद एक सेल से लाखों सेल्स वाले स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाता है। जैसा कि हमारा निर्माण हो गया या आम के पेड़ का निर्माण हो गया, तो एक ही कोशिका से शुरुआत हुई थी, लेकिन अभी हम बहुकोशिकीय जंतु हैं और हमारे अंदर कितनी कोशिकाएं हैं, कितने प्रकार की कोशिकाएं हैं ये तो काउंट किया जा सकता है, लेकिन हाउ मेनी सेल्स आर देयर इन अ ह्यूमन बॉडी काउंट करना मुश्किल बहुत है, मतलब हम उसको असंख्य कह सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेल्स होते हैं। तो अभी आपको पढ़ना क्या है, सेल साइकिल और सेल डिवीजन के बारे में। तो सेल डिवीजन जो है वो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, और सेल डिवीजन के दौरान जो है क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन और सेल की ग्रोथ होती है ना। अब ये वाला पॉइंट आपका, बिफोर द न्यूक्लियस डिवाइड्स द जेनेटिक मटेरियल रेप्लिकेट्स। जब किसी भी कोशिका का केंद्रक विभाजित होता है, तो केंद्रक विभाजित होने के पहले देखो वो उसका, मान लीजिए उदाहरण को ध्यान से सुनेंगे, मान लीजिए किसी घर में 10 रोटी है, तो 10 रोटियां विभाजित होके 5-5 दो अलग अलग रोटियां बन गई। अब वो 5-5 रोटियों को फिर विभाजित होके 2.5-2.5 रोटियां बन गई, लेकिन रहना 10 ही है। तो कैसे होगा ऐसा, पहले 10 रोटी को 20 करेंगे, फिर डिवाइड होगी, 10-10 रह गई, फिर वो 10 दो रोटी फिर से 20 में आएगी, उसके बाद फिर से डिवाइड होके 10-10 रह जाएगी, यानी कि क्वांटिटी जो है वो बढ़ेगी पहले, उसके बाद आधी होगी, फिर क्वांटिटी बढ़ेगी, फिर आधी होगी, फिर क्वांटिटी बढ़ेगी, फिर आधी होगी,
इट मीन्स कि जो भी जेनेटिक मटेरियल है, जो भी अनुवांशिक पदार्थ है, वो क्या होगा, पहले उसकी संख्या बढ़ेगी, मतलब पहले उसकी मात्रा बढ़ेगी, उसके बाद वो डिवाइड करेगी। तब इस लाइन का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि बिफोर द न्यूक्लियस डिवाइड्स, यानी कि केंद्रक के विभाजन के पहले अनुवांशिक पदार्थ जो है वो डुप्लीकेट्स बनाता है अपने, या रेप्लिकेट करता है, या अपने आप को डबल करता है, उसकी जो मात्रा है वो डबल हो जाती है। तो ये पॉइंट सभी बच्चों को समझ में आ गया। अब इसको अगर समझ लिया आपने तो इसमें हम और आगे बढ़ेंगे। अभी इम्पोर्टेंट तरफ हम आ गए हैं। आपको मैंने बताया था कि कोशिकाएं जो हैं वो दो प्रकार की होती है। पहला तो आपका हो गया यूकैरियोटिक सेल डिवीजन और प्रोकैरियोटिक सेल डिवीजन। दो प्रकार की कोशिकाएं, आपका प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, यानी आधे कोशिकाएं, और यूकैरियोटिक यानी कि फुल्ली डेवलप्ड सेल्स। तो हम यूकैरियोटिक में हो रहे विभाजन की बात करेंगे, क्योंकि मनुष्यों के अंदर भी यूकैरियोटिक सेल्स ही पाई जाती हैं, है ना। तो यहाँ पे इस वाली लाइन का मतलब क्या समझ में आया, ये आपका बेस, अगर आपको कहीं भी किसी भी प्रकार की कंफ्यूजन है तो इन स्लाइड से आपका वो क्लियर हो जाएगा। तो ये सभी बच्चों का क्लियर हो गया है। न्यूक्लियस डिवाइड करता है, पर केंद्रक विभाजन के पहले, केंद्रक विभाजन से पहले क्या होता है, अनुवांशिक पदार्थ में रेप्लिकेशन होता है, यानी कि डुप्लीकेशन होता है। डुप्लीकेट्स, अब डुप्लीकेट्स बनाने का मतलब क्या है बच्चों, डुप्लीकेट्स बनाने का मतलब क्या है, किस चीज का डुप्लीकेशन होगा। यहाँ पे क्रोमोसोम्स की बात हो रही है बच्चों, यहाँ पे गुणसूत्रों की बात हो रही है, जो आपके क्रोमोसोम्स, यहाँ पे गुणसूत्रों की बात हो रही है, जो किस रूप में मौजूद होते हैं, उलझे हुए धागों जैसी संरचना होती है, जिसमें उलझे हुए धागों वाली संरचना, जब सेल डिवीजन होता है, जब कोशिका में विभाजन होता है, तो एक पर्टिकुलर टाइम पर वो क्रोमोसोम के रूप में या गुणसूत्र के रूप में आ जाते हैं। और इसलिए इस प्रकार में जो विभाजन होता है उसे हम दो तरीके का विभाजन समझ सकते हैं। पहला है समसूत्री विभाजन और दूसरा है अर्धसूत्री विभाजन। अब इस बात पर ध्यान दीजिए कि समसूत्री का मतलब क्या है और अर्धसूत्री का मतलब क्या है। जहां पर सूत्रों की संख्या आधी हो जाए वहां अर्धसूत्री विभाजन है। जहां पर डुप्लीकेशन हो लेकिन सूत्रों की संख्या बराबर बनी रहे, वहां पर समसूत्री विभाजन है। इस पॉइंट्स को आपका क्लियर है कि नहीं, एक क्वेश्चन से आप खुद से जज करेंगे अपने आप को, खुद से आप अपना अंदाजा लगाएंगे। मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रही हूँ, एक मनुष्य के शरीर में या मनुष्य के जीवन काल में स्पर्म का बनना और महिला के शरीर में ओवा का बनना, क्योंकि ये क्लास 12th में आपको बहुत ज्यादा ब्रीफ में पढ़ाया जाएगा। तो प्रश्न केवल एक है कि मनुष्य के शरीर में, पुरुष के शरीर में स्पर्म का, शुक्राणु का निर्माण, और महिला के शरीर में अंडाणु का निर्माण, ये दोनों जो प्रक्रियाएं हैं ये किस विभाजन के फलस्वरूप होती हैं, है ना। ये एक प्रश्न है, इस प्रश्न को ध्यान से सोचेंगे और उसके बाद इसका आंसर करेंगे, और इसी आंसर में आपका अर्धसूत्री और समसूत्री विभाजन का अंतर छुपा हुआ है। डू यू अंडरस्टैंड? सभी बच्चों को ये समझ में आ रहा है कि अर्धसूत्री और समसूत्री का मतलब मैं किस तरह से समझाने की कोशिश कर रही हूँ, कि जहां पे सूत्रों की संख्या आधी होगी वहां अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है, और जहां पे सूत्रों की संख्या समान बनी रहेगी वहां पे समसूत्री विभाजन हो रहा है। एग्जैक्ट इसको समझने के लिए मान लीजिए दो तरीका है आपको, एक है 4, 2
और 2। ये है आपका पहला वाला पॉइंट नंबर 1। ये क्या है इस एग्जाम्पल से समझेंगे। एक पॉइंट नंबर 2 में एग्जाम्पल दे रही हूं मैं बच्चों आपको। इसमें आपको बताना है कि इसमें कौन सा सम सूत्री है, कौन सा अर्ध सूत्री है। यहाँ पे आपका है 4 है और यहाँ पे भी 4 और यहाँ पे भी 4। अब सोच रहे हैं आप ये कैसे पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। दोनों प्रकार का डिवीजन होता है। इन दोनों प्रकार के डिवीजन को समझने के लिए जो मैंने आपको प्रश्न किया, वो प्रश्न का आंसर आप अपने आप से पूछेंगे। उसका आंसर मिल जाने के बाद आप इन दोनों को ध्यान से समझेंगे, उसके बाद आप क्लियर कर पाएंगे। अगले सेशन में बच्चों हम सेल डिवीजन और कोशिका चक्र के बारे में बहुत विस्तार से जानेंगे। तो सभी बच्चे तैयारी करके आएंगे, पढ़ने के थोड़ा सा पढ़ के आएंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। आज की क्लास में आई होप आप सभी को जितना कुछ मैंने बताया सब कुछ समझ में आया होगा। पॉइंट्स इंपॉर्टेंट आपने नोट किए होंगे। आज की क्लास में इतना ही। अगले सेशन में फिर से मिलते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।